सो हेलो एवरीवन। आप लोगों का इस्तकबाल है जुनून बैच में। जैसा कि आपको पता ही है कि जुनून इस बैच का नाम रखा गया है 11th रेगुलर। और जो लोग जेई के लिए तैयारी करते हैं, तो जेई में सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा अपना। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस खान और मैं तकरीबन 12 ईयर से आप लोगों को मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व हूँ। सबसे पहले जब हम जेई की बात करते हैं तो सबसे पहले समझ लें कि जेई है क्या और कैसे हमें जेई की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो जेई का टोटल कहानी है ना, जेई मेंस, ये टोटल 20 मंथ की जर्नी है। कितने महीने की जर्नी है? 20 मंथ्स। 20 मंथ्स की जर्नी है। वो कैसे जर्नी है? वो स्टार्ट होती है अप्रैल से। तो अप्रैल टू अप्रैल, आप काउंट करिए कितने महीने हो गए। अप्रैल टू अप्रैल, ये जो विंडो है ना आपकी 11th की, ये बहुत इंपॉर्टेंट विंडो है जेई में। क्यों? क्योंकि बच्चे यहां पर कुछ मंथ खराब करते ही करते हैं। अप्रैल टू अप्रैल ये आपके हो गए 12 मंथ। और ये आपका 11th स्टैंडर्ड हो गया, जहां पर अभी आप लोग खड़े हो। यानी कि हमारी कहानी स्टार्ट होती है अप्रैल से। और अप्रैल टू अप्रैल जो ये 12 मंथ है ना, ये बहुत कुछ देते हैं। इसी में हमें जुनून पैदा करना है मेरे को। अब इस 12 मंथ के बाद आप जब मई में आते हो, तो मई से लेकर दिसंबर तक काउंट करिए कितने मंथ हुए। मई टू दिसंबर अगर आप काउंट करेंगे तो 8 मंथ हुए आपके। कितने महीने हुए? 8 महीने हुए। इन 8 महीने में अब आप लोगों को क्या करना है? इन 8 महीने में आप लोगों को जी जान लगानी, यानी उम्मीद जगती है इन 8 महीने से। तो ये आपके 12th स्टैंडर्ड के 8 महीने। तो टोटल आपके पास 12 और 8 20 महीने की जेई मंथ की जो टोटल जंग है ना, ये 20 मंथ की फाइट है। 20 मंथ्स फाइट, जहां आपको पूरे रिलीजियसली इन 20 महीने का इस्तेमाल करना है। अब आप कहेंगे सर कि आपने यहां जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट होता है इसका, जनवरी में आपने फर्स्ट अटेम्प्ट जेई का अटेम्प्ट कर लिया। फर्स्ट अटेम्प्ट जेई का करने के बाद दूसरे अटेम्प्ट के लिए आप अप्रैल में जाते हैं। सेकंड अटेम्प्ट इसका अप्रैल में देंगे आप लोग। तो जेई में 2 अटेम्प्ट होते हैं पर ईयर। जेई मेंस में फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में होगा और सेकंड अटेम्प्ट आपका अप्रैल में होगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो जनवरी में होगा उसके लिए देखा जाए तो 20 मंथ, और जो सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल में होगा तो उसके लिए 23 मंथ नहीं है, उसके लिए भी यही 20 मंथ है। रीजन क्या है कि जब आप दिसंबर में फ्री होते हैं तो दिसंबर में ही आप लोगों के प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे दिसंबर में। उसके बाद क्या होगा? जनवरी में प्री बोर्ड देके आप निपटेंगे। जनवरी से आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाते हैं। और फिर फेब से आप लोगों के फेब टू मार्च बोर्ड एग्जाम रहते हैं। यानी आप ये अटेम्प्ट दें या ये अटेम्प्ट दे, रहना ये 20 महीने है। और अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है आपका क्या? अभी चल रहा है आपका जून। इसका मतलब यह है कि आपने अप्रैल और मई दोनों गवा दिए। यानी आपके पास कितने महीने बचे? ये 2 मंथ माइनस कर दे तो आपके पास बचे 18 मंथ। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। लोग 12-12 मंथ में भी जेई का सफर तय करते हैं। लेकिन हमें यह बताने की जरूरत है कि अगर आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, एज ए मैथमेटिक्स टीचर मैं ये जानता हूं कि मैथमेटिक्स में किस कदर एक्सरसाइज की जरूरत है जेई के अंदर। तो अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर हो रहा है और आपने 1 महीना भी गवाया है, तो कहीं ना कहीं आपका एक लॉस तो हुआ है। उस लॉस की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। तो ये जो 18 मंथ की आपकी जर्नी रह गई है, इसको स्टार्ट करिए जुनून के साथ। इमेज क्लास में जुनून के साथ स्टार्ट करिए। जितना जुनून आप इस 11th स्टैंडर्ड में दिखा लेंगे, उतने ही कामयाब आप हो जाएंगे। एक तो ये कहानी हो गई आपकी समझाने के लिए कि जेई
कि कहानी स्टार्ट अप्रैल से जिन लोगों की हो जाती है, जो सफर अपना जितना अर्ली शुरू करते हैं उतना ही जल्दी उसको फिनिश भी कर देंगे। उसके बाद एग्जाम पैटर्न पे आ जाते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होता है? एग्जाम पैटर्न ऑफ जेई। थोड़ा सा मैं जेई की बात कर लूं, उसके बाद मैं अपने सब्जेक्ट के वेटेज की और सब्जेक्ट की बात करूंगा आज, और उसके बाद एक टॉपिक शुरू करूंगा, पहला टॉपिक सेट थ्योरी, और तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली हम हर टॉपिक को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्शन बहुत जरूरी है। ये यहाँ पे जो टोटल स्टडी है ना 11th-12th में, 11th-12th की स्टडी, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ लो, 11th-12th की स्टडी कभी भी 11th-12th की स्टडी ऐसे नहीं होती कि एक चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद दूसरा चैप्टर आप पढ़ लेंगे। सारी की सारी जो है स्पाइरल में होती है, इन द सेंस ऑफ स्पाइरल, यानी कनेक्टेड होती है। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि वो कनेक्टेड ना हो। एग्जाम पैटर्न क्या है जेई का? जेई के एग्जाम पैटर्न में आपके तीनों सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और तीनों के तीनों इक्वल वेटेज में आते हैं। यानी अगर देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के दोनों के 30-30 क्वेश्चंस आते हैं। और वो 30-30 किस तरह से होते हैं? 20 एमसीक्यू होते हैं और 10 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 20 एमसीक्यू एंड 10 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड, 20 एमसीक्यू एंड 10 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड मींस आपको 20 सवाल ऐसे दिए जाएंगे जो एमसीक्यू होंगे, और 10 सवाल ऐसे होंगे जिनमें आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी पड़ेगी अप टू 2 डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि मान लीजिए किसी का आंसर 2.71 आ रहा है, तो आपको उसका आंसर 2.71 के क्लोज लिखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप उसका आंसर 2 से भी पीछे की तरफ लिख दे, तो वो गलत कंसीडर होगा। 2.71 अगर आंसर आ रहा है, आप 2.63 लिख देते हैं, उसके करीब भी पहुंच जाते हैं, तो वो करेक्शन में कुछ ना कुछ आता है। तो आपको अप टू 2 डेसिमल एक्सपेंशन तक न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करने होते हैं। इसलिए इन क्वेश्चन में चॉइस होती है, इन क्वेश्चन में चॉइस होती है। क्या चॉइस होती है इन क्वेश्चंस में? ये सेक्शन ए होता है आपका, और ये आपका सेक्शन बी होता है। ये सेक्शन ए इधर भी, इधर सेक्शन बी। ये सेक्शन ए, हर सब्जेक्ट में सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और सेक्शन बी के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके होते हैं। ये बात क्लियर हो गई? न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड में हर जगह चॉइस होती है। इस तरह की चॉइस होती है कि आपको हर बार इन 10 क्वेश्चन में से एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एनी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, एनी 5। एनी 5 क्वेश्चंस, ठीक है ना? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सबका वेटेज इक्वल है, और हर जगह 20 एमसीक्यू 10 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड, 20 एमसीक्यू 10 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आप टोटल देखें तो टोटल 20-20-20, यानी कि तीनों सेक्शन से 20-20-20, यानी कि देखा जाए तो 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथमेटिक्स, यानी 60 क्वेश्चन आपके कहां से आ गए? 60 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड है, यानी कोई एनी सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 60 क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यू पार्ट ए से करने होते हैं, और प्लस 5+5+5 ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड होते हैं। 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड करने हैं, यानी यहां से कोई से 5-5 करने हैं। तो यहां से सेक्शन बी से आपको 15 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो इन टोटल कितने हो गए? इन टोटल हो गए 60 और 15 75 क्वेश्चन। अब बात यह आती है कि इन 75 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी क्या मार्किंग है और कितनी निगेटिव मार्किंग। तो मैंने बताया सबका इक्वल वेटेज है। एवरी क्वेश्चन 4 मार्क्स, कंसीडर एज ए 4 मार्क क्वेश्चन। हर सवाल 4 नंबर का होगा, और 4 मार्क्स के साथ इसमें निगेटिव मार्किंग 25% की है, जैसा कि आपने 11th इंट्रेंस में भी दिया, सेम निगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर 75 क्वेश्चन देखे जाएं
तो 75 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, तो देखा जाए तो टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। टोटल 300 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन पेपर होता है, जहां हर निगेटिव आंसर पे आपको -1 मिलता है, यानी कि 25% का लॉस है। अगर आप 4 सवाल गलत कर देते हैं तो वही 11th एंट्रेंस की तरह, जैसे अभी आप देखे हैं, आपके क्या हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे। तो -1 मार्क्स है फॉर रॉन्ग आंसर, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एग्जाम पैटर्न आपके सामने मैंने समझाना चाहे जेई का, कि जेई का एग्जाम पैटर्न क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। हर सेक्शन से आपके 30-30 क्वेश्चन, और हर सेक्शन में 5-5-5 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस करने हैं आपको, यानी 5-5 की चॉइस है। सेक्शन ए में कोई चॉइस नहीं है। यहां तक एकदम क्लियर हुआ, ये जेई का पैटर्न हो गया। अब बात ये आती है कि भाई जेई के पैटर्न के बाद, सर जेई का पैटर्न हो गया, मैक्सिमम टाइम कितना है इसमें, मैक्सिमम टाइम 3 आवर का होता है। बहुत अच्छी बात है। सर ये किस मोड में होता है, तो ये पेपर पेन मोड में हमारा नहीं होता है, ये आपका सीबीटी मोड में होता है। एग्जाम मोड क्या है इसका, सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। आपको कंप्यूटर पे एक विंडो मिलेगी, वहां आपके सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे, और बहुत ही साफ सुथरे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मुझे लगता है पेपर पेन से बेटर है, लेकिन यह है कि पेपर पेन की आदत आप लोगों को हो गई है, तो पहला शायद आप ये सीबीटी बेस पे आप पहला पेपर यही देंगे। तो अब आपको करना क्या है कि सीबीटी मोड की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हम लोग आपको कराएंगे इंशाल्लाह। तो सीबीटी मोड पे होता है, कंप्यूटर बेस्ड मोड पे होता है। कौन कंडक्ट कराता है, कंडक्ट बाई एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही इसको कंडक्ट कराती है, और थ्रू आउट ऑल ओवर इंडिया में होता है। कितने स्टूडेंट्स बैठते हैं जेई के अंदर, तो टोटल अगर आप देखें तो ये स्टूडेंट की जो तादाद है वेरी होती रहती है। अगर मैं बात करूं कि एवरेज निकाल लें तो अप्रोक्स 18 लाख स्टूडेंट आपके जेई मेंस के अंदर बैठते हैं। 18 लाख स्टूडेंट बैठते हैं तकरीबन। समझ रहे, तो जेई को समझना पहले जरूरी है। पहले आप समझिए कि आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ये जो पीछे वाली बात थी, ये बहुत अहम थी। कहां से स्टार्ट करना है, अप्रैल से स्टार्ट करना था। 2 महीने निकल गए ना, तो 2 महीने क्यों निकल गए भाई, 2 महीने निकल गए ये नहीं सोचना है। समझ रहे हैं ना, जुनून पैदा करिए। जुनून जब पैदा करेंगे, क्योंकि हमारे बैच का नाम है, तो वो 2 महीने अपने आप चले जाएंगे, उड़ जाएंगे। यहां तक कि लोग 12 महीने में रिजल्ट देते हैं। तो हमारा टारगेट समझाने का ये कि जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना बेहतर रहेगा। सोना नहीं है, अपने कंफर्ट जोन में नहीं चले जाना है। मैक्सिमम होता क्या होता है भाई, कि भैया चलो ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी की थी, बहुत अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया, 11th एंट्रेंस, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, घर चले जाते हैं, गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर, दादी के घर जाके सो गए। अब आया रिजल्ट आने के बाद चलो ठीक है, देखते हैं कहीं हो गया, अरे हो गया तो एमयू में ले लिया, नहीं हो गया तो कहीं और प्राइवेट में चले गए। उसके बाद फिर सो गए, फिर यूटी हुआ, फेल हुआ, उसके बाद जागे कहां पहुंच गए, अप्रैल से, अभी तो जून में है, कहां पहुंच गए, अक्टूबर में। पहला यूटी सितंबर में होता है मोस्ट प्रोबेबली। सितंबर वाला यूटी खराब होते ही आप कहां पहुंच गए, अक्टूबर में पहुंच गए। कितने महीने खराब कर दिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने खराब कर दिए। विंडो आपकी घट के 15 महीने पर रहेगी। तो ये मत सोचना है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। जितनी जल्दी अपने अंदर जुनून जारी करेंगे ना, उतना ही मैक्सिमम आपका आउटपुट आएगा। समझ रहे हैं? तो ये बहुत जरूरी था समझना कि अप्रैल टू अप्रैल की विंडो, ये 11th की विंडो, ये वाली, ये खराब नहीं करनी है भाई। इसको बहुत अच्छे से करना है। जितना अच्छे से कर लेंगे उतना बेहतर रहेगा। उसके बाद मई टू दिसंबर वाली विंडो, ये मई टू दिसंबर में आखिरी महीने क्यों खाली है, ये मैंने समझाया हुआ है। ये दिसंबर प्री बोर्ड में जाएगा, जनवरी प्रैक्टिकल में जाएगा, फरवरी मार्च पूरा आपका चला जाएगा किसमें, बोर्ड एग्जाम में। अप्रैल में आपको दूसरा अटेम्प्ट देना है। तो पहले अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट में कोई टाइम नहीं है। यही 20 महीने हैं जो आपको यूटिलाइज करने। समझ रहे हैं ना? तो अर्ली स्टार्ट करिए। अर्ली स्टार्ट करने का फायदा ये होगा, कवर अप लोग 12-12 महीने भी करते हैं। अभी हमारा उम्मीद बैच चल रहा है। उम्मीद बैच 12th का नाम उम्मीद बैच है। वहां जो बच्चे अब हम लोगों से जुड़े हैं, हमने उनको उम्मीद जगाई है। उम्मीद ये जगाई है कि बेटा, कि अगर आप जेई की तैयारी करना चाहते तो ये मत सोचिए पीछे क्या लॉस हो गया। ओबियस बात है, 11th उनका इतना अच्छा नहीं था जितना हम चाह रहे थे। तो हमने उन लोगों के साथ मेहनत की 11th में, और ये बताने की कोशिश की, देखो टॉपिक बहुत इंट्रा कनेक्टेड है।
तो अगर हमने उनको कोई रिलेशन फंक्शन भी पढ़ाया तो पहले 11th की डोमेन रेंज वगैरह सिखाई उनको, ठीक है ना। उनको अगर काउंटिंग ऑफ फंक्शन, काउंटिंग ऑफ रिलेशन सिखाई तो उनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया। तो आप लोगों के पास ये ओपन विंडो है कि आप 11th का पूरा पढ़ के हमारे पास आएंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप जितना अर्ली जुड़ेंगे उतना ही फायदा होगा। तो इस बात को खास करके समझना है कि जेई में सोना नहीं है, 20 महीने तक जागते रहिए, आंखें खुली करके ख्वाब देखिए, आंखें खोल के। जो आंखें खोल के ख्वाब देखता है ना, जो आंखें खोल के ख्वाब देखता है वो आंखें खुली ही रखे जब तक के ख्वाब पूरा ना हो जाए। आंखें बंद नहीं करनी है, मेरी बात समझ रहे ना। आंखें बंद करना खोलना, आंखें खोलने का मतलब होता है विजुलाइज करना अपने आप को, है ना। हाँ, आंखें खोल कर ख्वाब देखिए और वो ख्वाब जरूर पूरे होते हैं जो जितनी शिद्दत के साथ देखे जाते हैं। जुनून रखिए अपने अंदर। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि टाइम अपनी विंडो खराब नहीं करनी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न पे ही हम लोग आपको ऐसे पीस देंगे, एग्जाम पैटर्न पे ही हम लोग आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। हम लोगों का टारगेट क्या है? हम लोगों का टारगेट ये है कि हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। उसके बाद बीच में 3 टेस्ट लेंगे वीकली, हर टेस्ट सब्जेक्ट वाइज होगा, और चौथा टेस्ट फुल स्ट्रेंथ टेस्ट होगा जो कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों का जेई पैटर्न पर होगा। तो टारगेट ये है कि आप लोगों को मांझ दिया जाए। ये बात समझ गए आप? कौन कराता है इसको? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, एनटीए कंडक्ट कराता है, सीबीटी मोड पे होता है, कंप्यूटर बेस्ड मोड पे होता है, 3 घंटे का टाइम होता है, टोटल 300 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग -1 है, हर क्वेश्चन पे इक्वल वेटेज है, 4 मार्क्स का हर क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितने आने हैं? हर किसी से 20 सेक्शन ए एमसीक्यू जो कि पूरे अटेम्प्ट करने हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं है। और सेक्शन बी 10-10 क्वेश्चन होंगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड होंगे, उसमें से आपको 5-5 क्वेश्चन करना है, यानी टोटल 15 क्वेश्चन करना है। इस तरह देखा जाए तो 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, और हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। तो कितने टोटल मार्क्स हो गए? 300 मार्क्स टोटल हो गए। नेगेटिव मार्किंग -1 की है, अगर रॉन्ग आंसर आप देते हैं तो माइनस। इसके बाद आगे की बात करें तो अब अगली बात जहन में आती है कि सर ठीक है जेई हो गया हमारा, तो जेई के बाद क्या? आफ्टर जेई, आफ्टर जेई, आफ्टर जेई क्या? आफ्टर जेई क्या है ना? तो जब जेई मेंस आपने क्वालिफाई कर लिया, ये सारी बात मेंस की चल रही है, आफ्टर जेई मेंस क्या है? आफ्टर जेई मेंस, ये क्वेश्चन मार्क आ गया आपका कि क्या सर जेई मेंस के बाद क्या क्या कर सकते हैं हम? जानना जरूरी है। किस चीज के लिए मेहनत की हमने, तो हम जाएंगे कहां कहां, है ना। तो अब आपको समझना जरूरी है कि जेई मेंस से आप लोग जो कनेक्टेड होंगे वो कहां कहां जाएंगे। तो जेई मेंस से आप कहां कहां जा सकते हैं? एनआईटीज, शायद प्रॉपर अच्छा कलर नहीं है, यही ले लेते हैं। कहां जाएंगे? सबसे पहला एनआईटीज। क्या होते हैं एनआईटीज? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। जेई मेंस के स्कोर कार्ड पे जो आपकी परसेंटाइल होगी, जो आपकी रैंक बनेगी, उसके बुनियाद पर आपको एनआईटीज एडमिशन देते हैं। कौन एडमिशन देते हैं? एनआईटीज एडमिशन देते हैं। उसके बुनियाद पे आपको एनआईटीज एडमिशन देते हैं, ट्रिपल आईटीज एडमिशन देते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, ट्रिपल आईटीज इंस्टीट्यूशंस आपको एडमिशन देते हैं। और आपको कौन देते हैं? सीएफटीआईज, सेंट्रल फंडेड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन जितने हैं जिनको गवर्नमेंट फंड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, वो आपको एडमिशन देते हैं। उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है सब जेई मेंस के स्कोर पर आपको एडमिशन देते हैं। यानी ये तो मोटे मोटे आपके इंस्टीट्यूशंस हो गए एनआईटीज। एनआईटीज में अप्रॉक्स कितनी सीटें हैं? 23,000 के अप्रॉक्स सीटें एनआईटीज में है। कितनी सीएफटीआईज में है? तकरीबन 6300 के अप्रॉक्स सीएफटीआईज में है। अगर देखा जाए इसमें कितनी है तो तकरीबन इन दोनों में सब में मिला के अप्रॉक्स आपकी 42,000 सीटें हैं। अप्रॉक्स 42,000, क्या 42,000 के अप्रॉक्स सीटें आपकी यहां से बनती है। इसी में आपका जामिया भी आता है, जामिया मिलिया इस्लामिया भी, ये भी आपका जेई मेंस के थ्रू ही आपको एग्जाम, जेई मेंस के स्कोर के थ्रू ही आपको एडमिशन देता है। तो आफ्टर जेई क्या? आफ्टर जेई ये इंस्टीट्यूशंस आपके लिए दरवाजा खोल देते हैं। जेई मेंस के स्कोर कार्ड पे आप इन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले सकते हैं।
उसके अलावा प्लस क्या, उसके अलावा जेई का स्कोर, जेई मेंस का स्कोर आपके लिए एलिजिबिलिटी है किसके लिए, आईआईटी एडवांस, जेई एडवांस में जाने के लिए। किस में जाने के लिए, जेई एडवांस के दरवाजे पे नॉक करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी जेई मेंस को क्वालिफाई करना पड़ेगा। कितने लोग बैठते हैं, मैंने अभी बताया था अप्रोक्स आप ये मान के चलिए 18 लाख के करीब लोग बैठते हैं। कभी ये कंडीशन बढ़ के 20 लाख तक भी चली जाती है, कभी ये 22 लाख तक भी चली जाती है। 18 लाख स्टूडेंट में कितने लोग क्वालिफाई करते हैं, जो लोग क्वालिफाई करते हैं, जो यहां दरवाजा नोक करेंगे टक 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 टक, जो यहां दरवाजा नोक करेंगे टक 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 टक, ये कितने होते हैं, ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख 2.5 लाख लोग 2.5 लाख लोग जो है क्वालिफाई करते हैं सेकेंड राउंड के लिए। इन 2.5 लाख में सब जेई एडवांस के लिए लिखते हैं, और कुछ लोग जेई मेंस में क्वालिफाई करने के बाद आधे से ज्यादा तकरीबन इनके 40% या इनके 30% या 25% मान लीजिए, वो लोग इन इंस्टीट्यूशंस में आ जाते हैं। और जेई एडवांस के थ्रू आपको कहां एडमिशन मिलता है, आपको आईआईटीज में एडमिशन मिलता है। अभी देखा जाए तो पूरी इंडिया में कितने आईआईटीज हैं, तकरीबन 23 आईआईटीज है। 23 आईआईटीज अभी इंडिया में टोटल बन गए। लेकिन अगर बेसिक आईआईटीज की बात की जाए तो शुरुआत के 7 आईआईटीज ऐसे हैं जो जेई एडवांस का पेपर बनाते हैं। तो जेई एडवांस का जहां पेपर बनता है वो एनटीए ना बना के उसको ज्वाइंट बॉडी बनाती है आईआईटीज की, और वो ज्वाइंट बॉडी, जेबी का मतलब ज्वाइंट बॉडी ऑफ आईआईटीज, इसमें शुरू के 7 आईआईटीज आते हैं, शुरू के 7 आईआईटीज आते हैं। ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, हर किसी का ख्वाब आईआईटी में जाने का है। तो अगर आईआईटी में जाना है तो पहले जेई मेंस को क्वालिफाई करना पड़ेगा। जुनून बैच में हम जेई मेंस तक की बात कर रहे हैं। उम्मीद बैच 12th का जो हमारा बैच है वहां हम बात करेंगे कि जब आप जेई मेंस क्वालिफाई कर लेते हो, जेई एडवांस में चले जाते हैं, तो जेई एडवांस में जाने के बाद आपको किस तरह प्रिपेयर करना है जेई एडवांस के लिए। यहां पे हम सिर्फ जेई मेंस की ही बात करेंगे। शुरू के 7 आईआईटीज में कौन कौन से आईआईटीज आते हैं, आईआईटी दिल्ली आता है, आईआईटी बॉम्बे आता है, आईआईटी मद्रास आता है, आईआईटी खड़गपुर आता है, आईआईटी गुवाहाटी आता है, 1 2 3 4 5, आईआईटी कानपुर आता है, और आईआईटी रुड़की आता है। ये 7 आईआईटीज जो हैं ये शुरुआत के फंडामेंटल जिनको कहते हैं आईआईटीज का वो है, बेस है। शुरुआत में यही 7 आईआईटीज थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने हर जगह आईआईटी खोला। आईआईटी मंडी भी है, आईआईटी आपका गांधीनगर भी है, आईआईटी आपका पुणे भी है, आईआईटी आपका इंदौर भी है, बहुत सारे आईआईटीज आ गए। लेकिन ये शुरुआत के जो 7 आईआईटीज थे सबसे पहले स्टैब्लिश किए गवर्नमेंट ने। ये 7 आईआईटीज की ज्वाइंट बॉडी होती है जो कि एडवांस का पेपर बनाती है। तो ये आफ्टर जेई क्या, आफ्टर जेई आपको क्या, तो आफ्टर जेई एनआईटीज बेस्ट इंजीनियर्स निकालता है, ट्रिपल आईटीज बेस्ट इंजीनियर्स निकालता है, सीएफआईटीज बेस्ट इंजीनियर निकालता है। जामिया अपने आप में खूबसूरत दायरा, मैं खुद जामिया से मैंने मास्टर्स किया है। अब बात आती है कि एएमयू का क्या सर, तो एएमयू अभी मुझे लगता है कि जल्द ही एएमयू भी हो सकता है जेई मेंस में चला जाए। लेकिन ये कहानी हम बहुत पहले सुनते आ रहे हैं, तो ये मत कहिएगा सर ये तो बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन लगता है कि मुझे भी एएमयू। लेकिन अगर एएमयू की बात की जाए तो एएमयू अपना इंडिपेंडेंट पेपर लेता है, और एएमयू का पैटर्न क्या है आप सब लोगों को पता है, नहीं पता है, सब लोगों को पता है। तो देखिए 150 क्वेश्चन होते हैं, वेरी गुड। हर सेक्शन से इक्वल वेटेज के क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन फिजिक्स से, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स। पेपर पैटर्न की बात की जाए जेई मेंस की और एएमयू की, तो पेपर पैटर्न जेई मेंस का भी और एएमयू का भी दोनों मॉडरेट रहते हैं।
कोई ये नहीं कह सकता कि जेई मेंस का पेपर बहुत ज्यादा हैवी होता है या एमयू का पेपर बहुत ज्यादा टफ होता है। टफ कभी नहीं होता। एमयू की खास बात क्या है कि अगर फिजिक्स टफ दे देगा तो केमिस्ट्री मॉडरेट होगी और मैथमेटिक्स भी मॉडरेट टाइप की होगी। अगर आपको मैथमेटिक्स टफ दे देगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई दो मॉडरेट कर देगा। इस तरह से मॉडरेट पेपर रहता है। यही कहानी कमोबेश जेई मेंस की है। ऐसा नहीं कि बहुत टफ पेपर होता है, लेकिन पेपर स्टैंडर्ड होता है। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं मैं कि बहुत आसान होता है, जो ये शुरुआत का पहला स्लाइड पे मेरे जाएंगे, फर्स्ट स्लाइड पे मेरे जाएंगे, जिन्होंने कहानी यहां से स्टार्ट की थी, जिन्होंने जुनून 20 महीने से दिखाया था। आप लोगों को मतलब दिखना पड़ेगा अलग, आप लोगों को अलग लगना पड़ेगा। जितना अलग दिख लेंगे लग लेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो बात हो गई पहले क्या कि जेई मेंस की कहानी कहां से स्टार्ट करनी चाहिए। दोबारा मैंने बात की आपसे कि जेई का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तीसरी बात मैंने आपसे की कि जेई के बाद क्या क्या, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब मैं जाता हूं अपने सब्जेक्ट पे। मैं उवैस खान, फैकल्टी ऑफ इमेज क्लासेस। मैं यहां पे आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो मैथमेटिक्स को ना बड़ा, जैसे कि हमारे नवाब भाई वगैरह आप लोगों को पढ़ाते हैं, नवाब भाई हो गए, अनस हो गए, सब लोग कैसे पढ़ाते हैं, आप लोगों को कनेक्ट करके पढ़ाते हैं। तो कनेक्ट रहना है, कनेक्शन बहुत जरूरी है। वो कनेक्शन जो टीचर और बच्चे का बना हुआ था ना, वो कहीं ना कहीं 10th क्लास में देखें ना, चैप्टर्स में नहीं होता है। चैप्टर्स 10th क्लास में इतने कनेक्टेड नहीं है, लेकिन टीचर और स्टूडेंट कनेक्टेड है। यहां पे ना एक चीज को और कनेक्ट करना है, वो है चैप्टर वाइज कनेक्शन। तो जरा मैं यहां पे आपसे बात कर लेता हूं। मैथमेटिक्स मेरा टॉपिक है कि मैथमेटिक्स में कैसे पढ़ना है, कैसे मैथमेटिक्स को लेके चलना है। इधर मैंने लिख लिया 11th और इधर मैंने लिख लिया 12th। चैप्टर वाइज डिस्कशन करते हैं, चैप्टर वाइज डिस्कशन, ठीक है ना। पहला चैप्टर 11th का सेट थ्योरी। पहला चैप्टर 11th का कौन सा है भाई? सेट थ्योरी। सेट थ्योरी क्या है? सेट थ्योरी आप ऐसे समझिए जैसे कोई लैंग्वेज में बच्चा पढ़ने जाता है। बच्चा कोई लैंग्वेज की क्लास में पढ़ना जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप गए अरबी की क्लास में पढ़ने, तो अरबी की क्लास में आपको कोई अल्फाबेट तो सिखाएगा। फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स करने गए, आपने जर्मन में एडमिशन ले लिया, तो क्या करेगा? पहले आपको उसके अल्फाबेट ABCD सिखाएगा। तो सेट थ्योरी जो है ना, इसको हम कहते हैं एंट्री। ये क्या है? ये बेटा एंट्री है। ये एंट्री है आपकी, +2 में एंट्री है। +2 की एंट्री जो है ना, वो सेट थ्योरी है। यानी सेट जो है ना, वो फंडामेंटल अप्रोच है। इसी सेट के ऊपर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, इसी सेट के अंदर हम रिलेशन डिफाइन करेंगे। लिमिट किसकी लेंगे? फंक्शन की लेंगे। क्वांटिटी कहां से होती है? जहां लिमिट एग्जिस्ट करती है। डिफरेंशियबिलिटी जहां क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है। जहां डिफरेंशियबिलिटी हो जाएगी वहां एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा। जहां डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा वहां एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। जब ये सब पढ़ लेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है सब सेट पे डिफाइन है। तो इसको बोलते हैं हम एंट्री ऑफ द मैथमेटिक्स। तो ये तो ऐसे पढ़ना है कि जैसे आप किसी शुरुआती चीज को पढ़ रहे हो, और कनेक्ट करके पढ़ना है सेट होता क्या है। यूनिकनेस दिखाई देगी। मैथमेटिक्स को यूनिकनेस को ही डिफाइन करता है, तो यूनिकनेस दिखाई देगी। सेट की डेफिनेशन ही यूनिकनेस से स्टार्ट होती है ना। तो पहला हो गया चैप्टर सेट। यहां दूसरा चैप्टर यहां पे जो है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है ना। पहला सेट हो गया, दूसरा रिलेशन। इस रिलेशन एंड फंक्शन को मैं कहता हूं बेटा ये गेट है। ये गेट है मैथमेटिक्स का। आपने सेट पढ़ा, एंट्री मारी, और अब जाके आप गेट पे खड़े हो गए, रिलेशन फंक्शन को नोक करिए। अब आप +2 में एंटर होंगे। यहां से आपको समझ में आएगा कि भी रिलेशन फंक्शन स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि अब आप +2 के अंदर एंटर हुए और आपको एक अप्रोच दिखाई देगी जो कि 10th से कहीं हटके होगी। 10th की सारी चीजें इस्तेमाल करा लेंगे, नचोड़ लेंगे, लेकिन अप्रोच एकदम अलग होगी। अब आप मैथमेटिक्स ना पढ़ के मैथमेटिकल साइंस पढ़ रहे हो। आप ये क्या पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स ना पढ़ के, आप इसको कहिए मैथमेटिकल साइंसेस। मैथमेटिकल साइंसेस, आप मैथमेटिकल साइंसेस पढ़ रहे हो। अब आप मैथमेटिकल साइंसेस पढ़ रहे हो बच्चों, समझ गया ना। आप मैथ्स ना पढ़ के मैथमेटिकल साइंसेस पे ध्यान दे रहे हैं। और मैथमेटिकल साइंसेस का मतलब यह है कि बहुत सारे टॉपिक्स को पहले पढ़ना है, फिर उनका सोसाइटी में क्या यूज कर सकते हैं वो पढ़ना है,
फिर उनका अप्रोच पढ़ना है, एप्लीकेशन अप्रोच क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, सब कुछ आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है, मैथमेटिक्स को साइंस की तरह ट्रीट करना है। तो ये गेट है, नोट करेंगे आप रिलेशन फंक्शन। ट्वेल्थ में भी पहला टॉपिक जो है ट्वेल्थ का वो ही रिलेशन एंड फंक्शन है। अब आप कहोगे सर ये दोनों टॉपिक सेम सेम कैसे? तो मैंने कहा था ना, ट्वेल्थ और 11th इंट्रा कनेक्टेड है। 11th का कोई टॉपिक छूटा, ट्वेल्थ में करंट लगेगा, करंट। इसका मतलब ये रिलेशन फंक्शन का यहाँ पे सिर्फ बेसिक पढ़ोगे आप, यहाँ पे सिर्फ आप बेसिक पढ़ोगे, सिर्फ बेसिक। बस इसमें एक खास बात होती है, जहां से जेईई में सवाल पूछा जाता है, वो होता है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, जो कि हम आपको निकालना सिखाएंगे, जिसमें एक टॉपिक का और इस्तेमाल होता है, जिसको बोलते हैं हम इनइक्वालिटीज, और वो बहुत बेहतरीन टॉपिक है 11th का। तो बेसिक यहां पढ़ेंगे, यानी रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डोमेन और रेंज पढ़ेंगे, क्या इनके इनपुट्स हैं उनको डोमेन बोलते हैं, क्या इनके आउटपुट्स आएंगे उनको रेंज बोलते हैं। उसके बाद पूरे इनके टाइप्स रिलेशन और फंक्शन के, इन्वर्टिबिलिटी कॉन्सेप्ट, ये सब 11th में 12th में जाके आप पढ़ते हैं। तो पहला दूसरे से कनेक्टेड, डेफिनेशन ही नहीं पता होगी, टाइप्स का खाक पढ़ोगे। तो कनेक्शन है, हर टॉपिक का कनेक्शन है, ये यहां जहां छोड़ेंगे 11th में, 12th में वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तीसरा टॉपिक यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नवाब सर ट्रिक्स पढ़ के आए अब ट्रिग्नोमेट्री में, वो सारी ट्रिक्स इकट्ठी रखी है जहन में, सबकी सब इस्तेमाल होनी है। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ेंगे आप यहां पे। अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल याद किए हुए थे, sin 30 क्या होता है, sin 45 क्या होता है, उससे ऊपर के कुछ बच्चों ने याद कर लिए होंगे, लेकिन सिखाए नहीं जाते, याद करवा दिए जाते। यहां आपको सारा बताया जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, हर किसी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन हर एंगल के लिए थ्रू आउट रियल लाइन आप निकाल सकते हैं, वो अप्रोच आपको सिखाई जाएगी। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करे जाएंगे, फिर एंगल सम फार्मूला पढ़ाया जाएगा, एंगल डिफरेंस फार्मूला पढ़ाया जाएगा, यानी कि बहुत सारी चीजें यहां ट्रिग्नोमेट्री में आपको मिलने वाली है, एक पूरा पैकेज है ट्रिग्नोमेट्री का। जबकि यहां पे तीसरा टॉपिक आपका क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी कि अगर यहां देखा जाए तो ये इनवर्स फंक्शन आ गया, तो इनवर्स फंक्शन तो पढ़ा होगा ना कहीं आपने, तो ऊपर ये जो है ना, ये ऊपर जो फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ के आ रहे हो, इसमें आपने एफ इनवर्स पढ़ा होगा। एफ इनवर्स मतलब इनवर्स फंक्शन, हम बताएंगे इसमें ऊपर ही कि एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होता है। यानी यहां पे जब इनवर्स पढ़ के आओगे तभी इस टॉपिक को इससे कोरिलेट करोगे, यानी पहला दूसरे से इंटरलिंक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो ना 1 1 होते हैं ना ऑन 2 होते हैं। अभी तुम लोगों के लिए एक अजीब बात है, मुअम्मा है, लेकिन हम सिखाएंगे यहाँ पे आपको। बस ये बताना चाह रहे हैं कि ये टॉपिक इससे बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है, ये टॉपिक जहां छूटेगा वहीं से ये स्टार्ट हो जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं 20 महीने की जंग है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको छोड़ना ही नहीं है कोई चीज, जो चीज छोड़ोगे वो आगे जाके दिक्कत करेगी आपको। बात आती है इसके चौथे टॉपिक की, इसका फोर्थ टॉपिक आपका जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी आपने जितना 10th में पढ़ लिया था उसका भी एक्सटेंशन आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी किताबों में इतना खास नहीं है। लेकिन कहानी कहां से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। कहेंगे बेटा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कौन सी इक्वेशन है? आप कहोगे क्वाड्रेटिक। हम कहेंगे इसके रूट्स कैसे? आप बोल दोगे सर हमने तो सीखा था यहाँ रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, चूंकि डी नेगेटिव आ गया तो इमेजनरी रूट्स है, बात खत्म हो जाती थी, बाकी हमें नहीं सिखाया था। हम कहेंगे एक काम नया करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 कर देते हैं, एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -1। इस अंडर रूट -1 को नया नाम दे देते हैं, जिसका नाम है आयोटा। जैसे ये आयोटा आया पूरी कहानी चेंज हो गई, एक नया नंबर आ गया निकल के x प्लस आयोटा भाई, जहां पे x और y रियल है, तो ये नंबर ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसकी पूरी स्टडी करना है, यानी कि एक दूसरा नंबर, हमने क्लास 10 तक रियल नंबर ही पढ़ा था, नंबर सिस्टम 9th में पढ़ा, 10th में रियल नंबर पढ़ लिया, 11th में आके आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डोमेन है, जो फील्ड है, वो आपका रियल नंबर से भी बहुत बड़ा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे पढ़ना है, वेरी इंटरेस्टिंग वन।
कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से जरूर एक दो सवाल आते हैं और इसको हमेशा मैं टफ में रखता हूं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वलिटीज के साथ होता है, तो मैं उसको टफ मानता हूं, टफ में मानता हूं, जो एफर्ट्स लगाते हैं उनसे ही होता है। यहां तक जाने के बाद, यहां तक जाने के बाद दूसरे टॉपिक, सॉरी इसका दूसरा टॉपिक था ना, ये इसका दूसरा टॉपिक था, तीसरे टॉपिक पे यहां आएंगे तो यहां तीसरा टॉपिक बिल्कुल आपको अलग मिलेगा, मैट्रिक्स, और यहां चौथा टॉपिक भी बिल्कुल अलग मिलेगा, डिटर्मिनेंट। ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक दूसरे से लिंक है और इनको बोलते हैं हम 12th की अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? 12th की अलजेब्रा। तो मैट्रिक्स, अब ये मैट्रिक्स क्या नई चीज आ गई, ये हम आपको जब 12th में आएंगे, उम्मीद बैच में जब आएंगे सिखाएंगे, बहुत सारे मैट्रिक्स मूवी देखी होगी, क्या इसका एप्लीकेशन है वो बताएंगे। जब आप छोटे छोटे थे, नहीं आपके जमाने में कहा, आप छोटे छोटे थे तो भाई दूरदर्शन खत्म हो चुका था। जब हम छोटे छोटे थे, शक्तिमान का जमाना हमारा जमाना ना, तो वो एंटीना संभालते थे ऊपर, याद है? वो एंटीना झरझराहट आ रही थी तो वो एंटीना सेट करते थे, तो वो कहते थे हाँ भाई सेट हो गया। तो वो उससे पहले ना वो झरझराहट सी आती थी, उसको क्या बोलते थे कि अरे वो झरझराहट आ रही है, वो जो थे ना पिक्सल इमेज के फट जाते थे। तो जितनी भी पिक्सल्स होती हैं, जितनी भी पिक्सल्स होती है वो सब मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है। तो मैट्रिक्स बहुत अहम टॉपिक है, बेसिक 12th में पढ़ोगे और जब तक पढ़ोगे तब तक मैट्रिक्स पढ़ोगे आप, हर चीज मैट्रिक्स फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का जो स्केलर फॉर्म होता है, यानी अ नंबर एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स, वही डिटर्मिनेंट होता है। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और यहां से बेहतरीन सवाल पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट और इधर की अलजेब्रा, इधर की 11th की अलजेब्रा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सब स्टार्ट होकर आगे तक जाएगी, ये अलजेब्रा और ये अलजेब्रा मिलाकर जेईई मेंस के अंदर हर बार देखा जाए तो तकरीबन तकरीबन 10% से ऊपर का मार्जिन रखते हैं। तो अच्छे खास सवाल आते हैं। इधर अगर पांचवा टॉपिक देखें आप, तो इधर पांचवा टॉपिक आपका क्या है? इधर आपका पांचवा टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशंस एंड सॉरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लीनियर इनइक्वालिटी, जिसकी मैं खास बात कर रहा था, लीनियर इनइक्वालिटी। अब ये लीनियर इनइक्वालिटीज आप पढ़ेंगे तो इसमें ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, इसमें लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, मॉड एक्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए की प्रॉपर्टी, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज। ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज है ना, ये बहुत नाक में दम करने वाला है। ये अगर इनइक्वालिटीज नहीं आता तो आपको यहाँ पे मैं जो कह रहा था डोमेन और रेंज, वो डोमेन और रेंज इस लीनियर इनइक्वालिटीज की मदद से ही निकालते हैं। फंस जाएंगे इनइक्वालिटीज, जिसको नहीं आता है उसको आपको डोमेन रेंज निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो इनइक्वालिटीज ये चैप्टर बहुत लगेगा, जब एनसीईआरटी वगैरह से आप करोगे, जब हमारे मॉड्यूल देखोगे तो चक्कर आ जाओगे। तो लीनियर इनइक्वालिटीज आपको बहुत कायदे से पढ़ना है। ये टॉपिक तो हर किसी के अंदर आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी सॉल्व करने के लिए कभी कभी इनइक्वालिटीज में जाती है। बेसिकली आज इस बार एक सवाल आया था 11th में, वो था नहीं नईम और रंजन वाला, नईम एंड रंजन दादा टू फ्रेंड दे आर, कोई 3 क्वेश्चन ज्यादा करता है, दोनों मिला के 9 से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, इस तरीके से ना। तो कोई ज्यादा, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू जहां जाता है वह इनइक्वालिटीज इस्तेमाल होती है ना। तो वो सवाल आपका जो डाला हुआ था 11 एंट्रेंस में अभी, हाँ वही नईम रंजन वाला, तो वो इनइक्वालिटीज का बेसिक अप्रोच था। यहां पे आप इनइक्वालिटीज को हायर लेवल तक पढ़ोगे और ये इनइक्वालिटीज सारे चैप्टर में इस्तेमाल होंगी, जितने चैप्टर मैं यहां लिख दूंगा। तो इनइक्वालिटीज एक तरीके से फैमिलियर अप्रोच है सबके लिए। सेट का सवाल जेई में जितना आता है, जेई सेट का एक सवाल बनाता है, जेई एक सवाल जेई से हाँ से जरूर आता है, एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन हमेशा इंटरलिंक होता है किससे? मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है इनइक्वालिटीज डाल देते हैं, मैक्सिमम केसेस में इनइक्वालिटीज डाल देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनइक्वालिटीज नहीं होती, लेकिन मैंने ज्यादातर देखा कि इनइक्वालिटीज से कनेक्ट करता है। आपको एक सेट लिख देगा, उसके अंदर इनइक्वालिटी डाल देगा, एक्स एक्स दैट है, उसको कहेगा सॉल्व करो। तो इनइक्वालिटी जब तक नहीं आएंगी आपको नहीं कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सबके अंदर इनइक्वालिटीज इस्तेमाल करता है। तो इनइक्वालिटीज को हल्के में नहीं लेना, लाइट तरीके से नहीं पढ़ना, इसको अच्छे से पढ़ना। मैं ये कनेक्शन बता रहा हूं चैप्टर्स का, जो कि जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसके बाद ये छठा टॉपिक बहुत मजेदार, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशंस। मैं कहता हूं भैया कि जिसने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11th में आगे सीख लिया, उसने जेई के डोर को नॉक कर दिया। यहां गेट पे आए या नॉकिंग हो गई, टक 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 टक, अब आपने नॉक करना शुरू कर दिया जेई का दरवाजा।
जिसको पीएनसी अच्छे अंदाज में आ गया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बच्चों को परेशान करता है, अच्छा खासा परेशान करता है। और खास बात इस पीएनसी टॉपिक की क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, ये पूरा पूरा प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल होता है। तो प्रोबेबिलिटी में 11th की प्रोबेबिलिटी में भी और 12th की प्रोबेबिलिटी में भी इस्तेमाल होता है। सातवां टॉपिक यहां इसी से इंटरकनेक्टेड है, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, बाइनोमियल, कोई दो टर्म का एक्सपेंशन। इसको न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था कि कोई दो टर्म के एक्सपेंशन को हम कितने फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तुम जानते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी की होल पावर 4, होल क्यूब तक तो याद है ना सबको, होल पावर 4, होल पावर 5, ये सब निकाल सकते हो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू। इसमें पास्कल का ट्राइंगल था, उसका इस्तेमाल किया था न्यूटन ने, और बहुत अच्छी एक अप्रोच बनाई थी जहां से हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन मिला। और बाइनोमियल एक्सपेंशन का मदद, बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से ही पहले जो सवाल इंटीग्रेशन को हटाकर बाइनोमियल एक्सपेंशन से, आपने देखो फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी होते हुए मिलेंगे। तो बहुत अहम टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम भी, पूरा इस्तेमाल होता है एनसीआर का, इसमें कॉम्बिनेशन का पूरा इस्तेमाल इसमें हम करते हैं। दोनों टॉपिक इंटरकनेक्टेड हो गए, दोनों टॉपिक इंटरकनेक्टेड हो गए ये वाली, और इसका इस्तेमाल हर जगह है, प्रोबेबिलिटी पे भी है, वहां पे भी है, यहाँ पे भी। अब आ जाइए इसके 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें टॉपिक पर। ये पांचों टॉपिक कहलाते हैं 12th का कैलकुलस। कैलकुलस 40% वेटेज रखता है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में कैलकुलस कितना आता है भाई, 40% आता है 12th के बोर्ड एग्जाम में। ओबियस बात है, 13 टॉपिक में से 5 टॉपिक है, तो 13 में से 5 टॉपिक ऑलमोस्ट कितने हो जाते हैं, 33-35% तो हो ही जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है इसका 40% में कह देता हूं, वैसे 35 से 40% के बीच में वैरी करता है, मैं कहता हूं 40% ही आता है भाई। क्यों? क्योंकि बड़ा मजेदार टॉपिक, जिसको कैलकुलस नहीं आया वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में रहेगा। तो कैलकुलस तो सीखना ही सीखना है। कैलकुलस के 5 टॉपिक, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी में पूरा डिफरेंशिएशन आता है, पूरा डेरिवेटिव आता है। फिर कंटिन्यूटी के, डिफरेंशियबिलिटी के बाद जब आपने डेरिवेटिव सीख लिया तो उसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि एओडी। इसको हम आईटीएफ भी लिखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि एओआई, और एओआई के बाद ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये 4-5 टॉपिक आपके 6, 7, 8, 9 ये कहलाते हैं कैलकुलस। और कैलकुलस जहां यहां कंटिन्यूटी से स्टार्ट करोगे, यहां क्लास 11th में जाकर आप 8वां टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज छोड़ दो, 9वां टॉपिक आपका सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन आ गया, 10वां आपका कोनिक सेक्शन आ गया, 11वां आपका जो है लिमिट एंड डेरिवेटिव है, 12वां आपका स्टैटिस्टिक्स है, 13वां आपका प्रोबेबिलिटी है। मैथमेटिकल इंडक्शन यहां से खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना। तो 8वां टॉपिक आपका क्या है यहाँ पे, 8वां, 9वां, 10वां, यहाँ पे 11वां टॉपिक का नाम है लिमिट एंड डेरिवेटिव, लिमिट एंड डेरिवेटिव। क्लास 11th में आपने ये लिमिट नहीं सीखा, जिसने ये लिमिट नहीं सीखा वो कभी भी कॉन्टिन्यूटी नहीं पढ़ सकता, वो कभी भी कॉन्टिन्यूटी नहीं पढ़ सकता। जहां लिमिट छोड़ेंगे वहीं से कनेक्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी। जिसको लिमिट आती है उसको कॉन्टिन्यूटी आएगी आएगी। क्यों? क्योंकि जहां लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, जहां लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है वहां हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। तो 11वां टॉपिक सीधा सीधा 5वें टॉपिक से इंटरकनेक्ट करता है। जिसको डेरिवेटिव आता है, जिसको डेरिवेटिव आता है उसी को डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस कर पाएंगे। तो यहां हमने डेरिवेटिव पढ़ा था, फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ के चले गए थे, डेरिवेटिव के फार्मूले, और यहाँ पे हमने सिर्फ क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं यहाँ, और यहाँ क्वेश्चन रूल पढ़ते हैं, वहां जाके चेन रूल पढ़ेंगे। तो पूरा का पूरा ये 11 टॉपिक 5वें टॉपिक से रिलेट करता है। यहाँ पे सिर्फ कैलकुलस का एक टॉपिक है, लिमिट एंड डेरिवेटिव। लेकिन ये जो दो ऊपर के टॉपिक है ना, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ये भी कनेक्ट करके होते हैं। ये एनालिसिस है और एनालिसिस भी कनेक्ट करता है कैलकुलस से, तो ये बहुत अहम है। ये पूरा इससे इंटरकनेक्ट करता है, यानी 11वां जाके सीधा सीधा इंटरकनेक्ट कर रहा है इससे, समझ रहे ना। लीनियर इनइक्वालिटी सब में काम आता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या 13वां टॉपिक क्या है, प्रोबेबिलिटी है।
तो प्रोबेबिलिटी सीधा सीधा करेक्ट करता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी एक टॉपिक है, वो भी सीधा करेक्ट करेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता, प्रोबेबिलिटी में फंसेगा ही फंसेगा। तो सारे टॉपिक देखिए कितना इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे अगला टॉपिक क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज कहां, जहां आपने 10th में एपी छोड़ा था, एपी में आप जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और स्पेशल सीरीज और ऐड कर दीजिए। ये आप यहां पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में। मैक्सिमम केसेस में सवाल जीपी और स्पेशल सीरीज से पूछा जाता है जेई के अंदर। एपी में आपने सारी न्यूमेरिकल बेस्ड वैल्यूज निकाली थी, ज्यादातर 5वां टर्म 6वां टर्म क्या होगा, पीछे से 5वां टर्म, यहां से 10वां टर्म क्या होगा, ऐसा एन टर्म दे रखा है तो एन टर्म क्या होगा, जैसे कि अभी 11th इंप्रेस में सवाल आया था। उससे ऊपर की अप्रोच पे जाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यहां आपको एपी में देखने को मिलेंगे। जीपी एपी के बरक्स एक और सीरीज होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी में कॉमन डिफरेंस से हम प्रोसीड करते हैं, जीपी में कॉमन रेशियो से प्रोसीड करेंगे तो जीपी पढ़ेंगे। तो सारे के सारे कनेक्टेड है, 10th को कनेक्ट करके ये टॉपिक है। उसके बाद यहां पे एक टॉपिक आता है सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और यहां पे 10वां टॉपिक आता है कोनिक सेक्शन। ये स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शंस, ये 9 और 10 ये कहलाते हैं ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री यहां आएगी, ये कहलाएंगे 2D ज्योमेट्री। इस 2D ज्योमेट्री से जेईई मेंस में बहुत पूछा जाता है, और स्पेशली कोनिक सेक्शन से। कोनिक सेक्शन के अंदर 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कोनिक सेक्शन में ये 4 पार्ट आते हैं। तो मिला के देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन मिला के देखा जाए तो 5 टॉपिक। आरडी शर्मा अगर किताब उठाएंगे आप तो वहां आपको ये 5 टॉपिक मिलेंगे। हमारे मॉड्यूल में भी अलग अलग टॉपिक वाइज आपको ये मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये 2D है। 2D के बाद यहाँ पे एक चैप्टर मैंने छोड़ दिया है, 14वां चैप्टर जो है वो है 3D। तो यहाँ पे सिर्फ 3D का इंट्रोडक्शन है। तो अगर आप यहाँ लिखना चाहें स्टैट के साथ बीच में स्टैटिस्टिक्स आता है, और एक चैप्टर यहाँ पे 9-10 के बाद 11वां चैप्टर, 12वां लिमिट है, 11वां चैप्टर है 3D। तो वहां पे 3D का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। तो उस 3D का कोई खास काम नहीं है। 3D मेन जो है वो क्लास 12th में ही मिलती है। वैसे देखा जाए 14 इधर चैप्टर है, 13 इधर 27 चैप्टर है, लेकिन मैं मानता हूँ 13 और 13 26 ही चैप्टर है। मैथमेटिकल इंडक्शन उधर से गायब कर दिया है। तो ये बात हो गई। अब इधर आइए, आप 12th में आइए। 12th में जब आप आएंगे तो 12th में 10वां चैप्टर आपका जो है वो वेक्टर अलजेब्रा है। वेक्टर अलजेब्रा में आप क्या क्या पढ़ते हैं, डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ते हैं, है ना। वेक्टर अलजेब्रा के बाद 11वां टॉपिक आपका 3D है। 3D के अंदर स्ट्रेट लाइन इन 3D, स्ट्रेट लाइन इन 3D एंड प्लेन है। हुआ क्या है, इन्होंने जो अहम टॉपिक है प्लेन वही कैंसिल कर दिया है सीबीएसई वालों ने, लेकिन जेईई में यही सबसे ज्यादा आता है, प्लेन का सवाल आता है। मुझे ऐसा लगा जब प्लेन कैंसिल किया बोर्ड एग्जाम के लिए सीबीएसई ने, तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों का जो है ना हाजमा थोड़ा ज्यादा खराब हो गया है ना। कहते हैं बच्चे का पेट हल्का कर दो, तो क्या करते हैं, क्रीम निकाल लेते हैं, कहते हैं टोंड दूध पिलाओ इसको। तो ये जो क्रीम थी प्लेन वो हटा दिया है बोर्ड एग्जाम से, और प्लेन बहुत कायदे से हमें पढ़ना है। जेईई में प्लेन का सवाल जरूर आता है। ये आपके 3D ज्योमेट्री कहलाती है मिलके। ये टोटल ज्योमेट्री आपकी 3D में आता है, ये टोटल आपका 2D में आता है। 2D और 3D मिलाकर ज्योमेट्री कहलाते हैं, और ये टोटल ज्योमेट्री तकरीबन आपका 10% से 12% के बीच जेईई मेंस में आता है। तो बहुत अहम है 9, 10 और 10, 11 इधर। मजा आ रहा है ना, जुनून पैदा हो रहा है। जुनून पैदा करना है, जुनून तभी पैदा कर पाएंगे जब आप समझ पाएंगे आपको पढ़ना क्या है, आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। 11th 12th को मर्ज करके पढ़ना है। मैं ये कहता हूं चलो ठीक है, कुछ बच्चों का अगर और भी लेट बच्चे हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, तो उम्मीद बैच में हमारे साथ बच्चे लेट ज्वाइन करें तो हम पूरा एफर्ट लगाएंगे, लेकिन वो लॉस हम पूरा नहीं कर सकते जो टाइम उन्होंने खराब कर दिया। यहां तक बात हो गई, ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद इधर 12वां टॉपिक और 13वां टॉपिक, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे 12वां टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो कि पूरा कनेक्ट करता है लीनियर इनइक्वालिटीज से। एक तरीके की इनइक्वालिटीज होती है, यानी ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना रहता है सिर्फ यहाँ पे। तो एलपीपी से सवाल
एक आध सवाल जेई में आ सकता है और एक आध सवाल ही बोर्ड एग्जाम में आता है। एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब आ गई प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ये दोनों प्रोबेबिलिटी इंटरकनेक्टेड है। क्लास 10th में तो खाली आपने ये पढ़ा था ना, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। यहां पे ये कहानी नहीं रहनी है। यहां पे हम सारे आपको सैंपल स्पेस को ओपन करके उनका एग्जॉस्टिव केस, उनका एक्सक्लूसिव केस, क्या क्या और कंडीशन हो सकती है, कैसे कैसे हम प्रोबेबिलिटी को देख सकते हैं, कैसे परम्यूटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी में 11th में सिखा दिया जाएगा। पूरे परम्यूटेशन को इस्तेमाल करना सिखा दिया जाएगा। उसके बाद जैसे आप 12th में आएंगे, 12th में आपकी कहानी प्रोबेबिलिटी की जो शुरू होगी वो शुरू होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। कहां से शुरू होगी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। तो बहुत अहम है, ये भी बहुत अहम है। तो इसका मतलब ये आपको मैंने जो डायग्राम बना के दिखाया है, इधर 11th इधर 12th, पूरा इंटरकनेक्टेड है, पूरा इंटरकनेक्टेड है, चारों डायमेंशन पूरे तरीके से, चारों दिशाओं में चले जाओ, सब एक दूसरे से लिंक टॉपिक है। अगर किसी ने पीएनसी नहीं पढ़ा है, फंक्शन नंबर्स की या रिलेशन की काउंटिंग ही नहीं कर सकता। किसी ने अगर इनइक्वालिटीज छोड़ रखा है, फंक्शन में भी प्रॉब्लम होगी, सेट थ्री में भी प्रॉब्लम होगी, इधर कॉम्प्लेक्स नंबर में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सब में इनइक्वालिटीज घुसा दिया। किसी ने अगर मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं पढ़ी हुई है, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होने जानी है। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस में यहां इस्तेमाल होती है, डिफरेंशिएशन में यहां इस्तेमाल होती है, इंटीग्रेशन में मार्क कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होती है, मार्क ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हर जगह इस्तेमाल होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो पूरे सबके सब टॉपिक इंटरकनेक्टेड हैं। मेरा मानना यह है, मेरा मानना यह, मैं फिर पहली विंडो पे जाऊंगा, कि जिसने ये जो ये वाली विंडो है, ये विंडो मेरी, ये 12 महीने की ये विंडो, जिसने इसको हल्के में लिया, यानी जिसने जुनून पैदा नहीं किया शुरू के 11 महीने में, उसको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और हम ये नहीं चाहते कि आप लोगों को प्रॉब्लम, तो हम कहते हैं एज अर्ली एज यू कैन, एज अर्ली एज यू कैन, जितनी जल्दी हो सके आप इसको ज्वाइन करें और उतना ही आसान हो जाएगा आप लोगों को। फिर मैं लास्ट में इस बात को ब्रीफ करता हूं। मैंने आपको पहली स्लाइड में यह बताया कि हमें कैसे कहानी स्टार्ट करनी चाहिए। 2 अटेम्प्ट होते हैं। इसमें एक बात मैं बताना भूल गया था, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका बता दूं। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, एज लिमिट कोई नहीं है, नो एज लिमिट, कोई अपर बार नहीं है, आप कभी भी दे सकते हैं। मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने देंगे आप एनी 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं, एनी 3। यहां पे कोई भी 3 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, यानी कि आप जिस ईयर में हैं 12th में, वो पहला अटेम्प्ट हो गया, और उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट उसके अगले साल में, उसके बाद कभी भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे एनी 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं, और एक अटेम्प्ट में आपके पास 2 चांस है। तो टोटल आपके पास 2 चांस कैसे, एक जनवरी वाला एक अप्रैल वाला, तो टोटल आपके पास हो गए 3 × 2 6 चांसेस, 6 चांस होते हैं आपके पास किसमें, जेई मेंस में बैठने के लिए। तीसरी बात, जेई मेंस में बैठने के लिए 3 चांस हो गए। नो एज लिमिट, कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड होता है, 75% आपके होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और 65% होना चाहिए अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हो। जनरल और ओबीसी के लिए आपका 75% की क्राइटेरिया है। तो ये आपकी परसेंटेज होना चाहिए। अटेम्प्ट आप कोई 3 दे सकते हो। 3 अटेम्प्ट का मतलब ये हो गया कि एक बार में एक अटेम्प्ट का मतलब हो गया कि 2 चांस एक अटेम्प्ट में, एक अटेम्प्ट में 2 चांस, तो टोटल 3 × 2 6 चांसेस आपको जेई मेंस देता है। लेकिन जब आप क्वालिफाई करके जेई एडवांस में पहुंचोगे, तो जेई एडवांस भाई आपको सिर्फ 2 कॉन्जिक्यूटिव चांस देता है, और वो भी विद करंट सेशन। कौन सा करंट सेशन? विद करंट ईयर, विच ईयर? पासिंग ईयर ऑफ 12th, जिस ईयर आपने 12th पास किया है। यानी 12th पास के साथ साथ जेई मेंस आपने निकाल दिया तो एक अटेम्प्ट मिल जाएगा। मान लीजिए एडवांस नहीं निकाल पाए, उसके बाद यानी कि अगर आप मान लीजिए अभी 24-25 वाला सेशन हमारा 19 बैच का है, ये क्वालिफाई करेगा तो इसको 24-25 सेशन एक मिल जाएगा। उसके बाद इसको अगर बच्चे नहीं क्वालिफाई करते हैं तो 25-26 सेशन दूसरा मिल जाएगा। यानी कि एडवांस आपको सिर्फ 2 ही सेशन देता है, 2 ही अटेम्प्ट देता है, और इसमें एक ही बार, एक साल में एक ही बार पेपर होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मिस हो गई थी, ये भी मैंने आपको बता दी। इस सब के बाद ये सब भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। अब मैं आपसे अपना टॉपिक पढ़ना चाहता हूं कि सेट क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ सेट क्या होता है। सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, पढ़ा था, अच्छा पढ़ाया गया था, नवाब सर ने भी डिस्कस किया था, वेरी गुड। तो
सेट की डेफिनेशन जैसी आपने पढ़ी होगी ना, तो खाली डेफिनेशन वगैरह ऊपर ऊपर से निकल गया। सेट की डेफिनेशन तो यही होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन यहां पे ना ये वेल डिफाइंड वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। लोग ये पूछेंगे ये वेल डिफाइंड क्या होता है। तो इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? इस वेल डिफाइंड का मतलब है देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। ना इंक्लूड करने पे और ना एक्सक्लूड करने पे। देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग इंक्लूजन, इंक्लूड करने में और एक्सक्लूड करने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th PCM इमेज क्लासेस। क्या कोई कंफ्यूजन है? जो जो हमारी क्लास में बैठे हुए हैं, जो जो जुनून बैच में हैं, जो जो जुनून बैच में हैं, सारे के सारे क्या जा रहे हैं? सारे के सारे सेट में जा रहे हैं, सारे सारे प्रीडिफाइंड। यस, यूनिकनेस होनी चाहिए। यानी कि वेल डिफाइंड का मतलब यह है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि तुमने कोई सेट की डेफिनेशन दी, तुमने सेट जो निकाला और तुमने जो सेट निकाला वो अलग अलग निकल गए। ऐसा नहीं हो सकता। यूनिकनेस, अमेरिका में जो डेफिनेशन है वही इंडिया में डेफिनेशन है। आपसे कोई कहे तो ये सेट है, यस दिस इज सेट। अब मैंने कहा गुड स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, गुड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th PCM। अब यहां पे जैसे ही गुड वर्ड लगाया ना, अब ये स्पेसिफिक हो गया। जैसी कोई स्पेसिफिक चीज आ जाती है, अब यूनिकनेस चैलेंज होने लगी। तो मैथ में अच्छे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं अच्छे हो, तो मेरे लिए अच्छे हो सकते हो। कोई केमिस्ट्री में अच्छा है, फिजिक्स मैथ में अच्छा नहीं है। कोई मैथ में अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा नहीं, कोई इंग्लिश में अच्छा नहीं है। तो गुड स्टूडेंट का जो सेट बनेगा वो हर टीचर का अलग अलग होगा। तो यूनिकनेस तो नहीं रही ना। जहां यूनिकनेस नहीं रहती है वो सेट नहीं होता। ये सेट नहीं है, ये सेट है। ठीक है ना। जैसे कह दिया हमने एनिमल ऑन द अर्थ, सेट है। डेंजरस एनिमल ऑन द अर्थ, सेट नहीं है। अब डेंजरस में तो बहुत कहानी अलग अलग है ना। लड़कियां छिपकली से डर जाती है। मैम ने कुत्ता पाल रखा है, बहुत खतरनाक कुत्ता है, घुसते ही ना ऐसा लगता है खा जाएगा। लेकिन वो जब कहती है वो करके बैठ जाता है। इसका मतलब क्या है? उनके लिए वो डेंजरस नहीं है, लेकिन लोगों के लिए डेंजरस है। तो जहां पे स्पेसिफिक वर्ड आ जाए वो सेट नहीं होता। मैं खाली सेट की थोड़ी सी खुसूसियात डिस्कस करूंगा, कैसे सेट को लिखते हैं वो डिस्कस करूंगा। उसके बाद कल हम यहीं से शुरू करेंगे सेट के बाद की सारी बातें। तो कुछ बातें तो ये हो गई। दूसरी बात, सेट को किस तरह से लिखते हैं? तो सेट को हम दो फॉर्म में लिखते हैं। एक होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म और एक होती है आपकी रोस्टर फॉर्म। क्या होती है? रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आपकी कहलाती है मैथमेटिकल फॉर्म। कैसी कहलाती है? मैथमेटिकल फॉर्म कहलाती है। यानी कि a इज इक्वल टू कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। इससे पहले कि मैं सेट को लिखूं, कुछ सेट के स्टार्स 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 को हमेशा याद रखना चाहिए। अवर स्टार्स है ना। तो कुछ स्टार्स, क्या स्टार्स? सेट ऑलवेज राइट विद कैपिटल लेटर, विद कैपिटल लेटर। सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, स्मॉल लेटर से कभी डिफाइन नहीं करेंगे। दूसरी बात, सेट ऑलवेज राइट इन करली ब्रेकेट। यानी कि एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, जितने भी एलिमेंट सेट के होंगे वो करली ब्रेकेट के अंदर लिखे जाएंगे। तीसरी बात, द एलिमेंट ऑफ सेट्स always write in small alphabet, small letter and alphanumeric। अल्फान्यूमेरिक का मतलब क्या होगा? कोई भी पार्ट आप ले सकते हो, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, कोई भी नंबर, कोई भी सिंबल, कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी एसेट्रा एसेट्रा। ये सब सेट के डेफिनेशन में आ जाते हैं। सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होता है। सेट के अंदर कोई स्पेशल सिंबल होते हैं, जैसे कि ये दो बिंदियां, इन दो बिंदियों का मतलब होता है सच दैट। जैसे कि ये, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्योंकि मैथ
आप पढ़ रहे हो सेट, तो सेट आप बुनियाद इकट्ठी कर रहे हो, तो सेट के जो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को आप उसकी लैंग्वेज में लिखेंगे। तो इसकी अपनी एक लिंग्विस्टिक है, अपनी भाषा है, उस भाषा को समझना पड़ेगा। तो ये बिलोंग्स टू हो गया, इसको काट दिया, ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया, ये फॉर ऑल हो गया, फॉर ऑल का सिंबल है, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, देयर एग्जिस्ट अगर लगाना है तो देयर एग्जिस्ट ना लिखने के बजाय इसको काट दिया तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ये सारी चीजें इसमें आती है। तो अगर मैंने मैथमेटिकल फॉर्म लिखी, फॉर एग्जांपल लिखा मैंने एक्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो ये सिंबल तो सब आपको याद होंगे, एन फॉर नेचुरल नंबर, डब्ल्यू फॉर होल नंबर, जेड फॉर इंटीजर, क्यू फॉर रैशनल, क्यू कॉम्प्लीमेंट फॉर इर्रेशनल, एंड आर फॉर सेट ऑफ रियल नंबर। तो नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3, ये सब पढ़ चुके होंगे क्लास 10 में, बहुत कायदे से बताए होंगे ये सिंबल्स। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 0 बिटवीन 5, इसका मतलब है एक्स वो नंबर है बिलोंग्स टू, मैथमेटिकल फॉर्म में पूरी एक्स बिलोंग्स टू एन, और कहां से कहां तक लाई करता है 0 से 5। तो इसका ओपन फॉर्म जो होगा, इसका ओपन नंबर जो होगा, ओपन फॉर्म जो होगा वो कहलाएगा रोस्टर फॉर्म। उसकी रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये सेट हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, जाके सेट पढ़ना है। एक एसएपी आपको मिलेगी, उसमें कुछ सवाल हमने ऐसे डाले हुए हैं जो जेई के हैं। तो अगला टॉपिक जो हम कल रिलेट करेंगे उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे करके आपको सेट को पढ़ना है। तो सेट पढ़ के आइए, बाकी अपना जुनून जारी रखिए, ये सारी बातें बहुत कायदे से याद रखिए, ठीक है। हम यहीं से अपना नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। 5 दिन के लिए आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, और बैच को अगर ज्वाइन करना तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि 5 दिन पहले अगर कोई ज्वाइन कर रहा है थ्रू दिस डेमो चलते चलते तब तक ज्वाइन कर ले वो, तो उसको हम ऑलरेडी 5000 रुपीज का डिस्काउंट है ना, 1 टाइम पेमेंट करने पे ऑफलाइन मोड में अगर ज्वाइन करता है तो, और 3000 रुपीज का डिस्काउंट अगर वो ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करता है तो, ठीक है। ह्यूमैनिटीज का बैच हो, कॉमर्स का बैच हो, नीट हो या जेई हो, फीस वैसे बहुत कम रखा है हम लोगों ने। इसकी फीस मात्र नीट और जेई की 45,000 है, और इसकी 25,000 है ना। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की ऑनलाइन की फीस 13,000 है ना, 13,000 रुपए है। और यहाँ पे भी ऑनलाइन की फीस 13,000 रुपीज है नीट और जेई का। साथ साथ कंप्लीट फीचर हमने कल रिवील किया था कि क्या क्या खास चीजें हम देने वाले हैं। ये बताना जरूरी था कि हम लोग जो डेमो बैच दे रहे थे चैनल पे, स्पेसिफिक चैनल हमारा बनाया है नीट और जेई के लिए, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। बाकी हर अपने सोर्सेज पे हमने इसको शेयर कर रखा है, तो आप वहां पर जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्पेशली फॉर नीट जेई एंड ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स, ठीक है। आज से क्लासेस शुरू है, 5 दिन का फ्री डेमो है, 5 दिन का फ्री डेमो, 1 दिन लो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इनफैक्ट हम संडे का टेस्ट जो नीट जेई पैटर्न पे हम ले रहे हैं वो भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं। फ्री एक्सेस लेने के लिए आपको हमारे ऐप पे आना पड़ेगा, और ऐप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा ना। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे ऐप में जुड़ करके और आप डायरेक्ट 1-to-1 अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, और एसएपीज जो हम देंगे उसका आप लाइव वर्जन ले सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो YouTube पे कराने से बेहतर ये डिसाइड हुआ है कि हम आपको ऐप के अंदर, आप हमारे इमेज क्लास के ऐप में, इनफैक्ट लेक्चर हम बिल्कुल डाउनलोड, लेक्चर हम प्रीमियर कर देंगे अगले दिन। जो भी वीडियोस हम पढ़ाएंगे, जो भी हम लेक्चर्स पढ़ाएंगे उसको अगले दिन प्रीमियर कर देंगे। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लाइव आए थे आपको, खासकर कि आप हमारा नीट जेई का 11th का इन शानदार फैकल्टीज के साथ जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स की ये शानदार टीम है, और नीट और जेई की ये शानदार टीम है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं जल्दी, शाम में 4 बजे से बैचेस हैं, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। डेमो है 5 दिन का, ठीक है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। कांटेक्ट नंबर ये दे रखा है, आप ज्वाइन करने के लिए नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे पूरी टीम ना, ये ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की जो पूरी टीम है ये आपको देख सकते हैं। सारी चीजें हम लोगों ने कल बता दिया क्या क्या खास है। ये फैकल्टीज हैं नीट और जेई के लिए, और कुछ कुछ हमारे पुराने रिजल्ट्स हैं, उसके बाद कुछ नए फीचर्स जो हम लोगों ने रिवील किए हैं। ये सारे शानदार फीचर्स के साथ हम लोग आए हैं इस बार नीट और जेई के लिए। ये शानदार फीचर है, कुछ शानदार फीचर है, और ये यूनिक फीचर है जो अलग चीज है हमारे लिए, है ना। तो मल्टी स्टेज मॉनिटरिंग के साथ ये क्लास की टाइमिंग थी जिससे आपको डेमो बैच करना है। ये मॉड्यूल और बैग वगैरह हम लोग देने वाले हैं, और ये फीस जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था आपको,
जिसपे मैंने ऑलरेडी 5000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया है। जब तक डेमो चल रहा है तब तक आप ज्वाइन कर लें अगर, तो 5000 रुपीज का डिस्काउंट है ये, अब -5000 सिर्फ 40,000 रुपीज में, जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, मॉड्यूल इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। सेम 3000 रुपीज का डिस्काउंट है यहाँ पे भी 3000 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है। और इसकी फीस अब 10,000 रुपए हो जाएगी कंप्लीट फीस, जिसमें 3000 रुपए का जो मॉड्यूल है वो भी हम उनको सेंड करेंगे उनके पोस्टल एड्रेस पे, ऑनलाइन वाले बच्चों, और ऑफलाइन वाले को तो मॉड्यूल मिलेगा ही। अब इस बैच की फीस मात्र 20,000 रुपीज है। टिल आप 5 दिन का मौका है, आप डेमो लेते रहे और बैच को ज्वाइन करते रहे। और बैच ज्वाइन करने के लिए सेंटर्स हैं, हमारे सेंटर्स पे आके भी बैच का डिटेल ऑफलाइन मोड में हमसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज।